फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ कंप्यूटर की क्लास। आज हम कंप्यूटर पढ़ेंगे और ये आप सभी को पता ही है कि कंप्यूटर जो है आजकल लगभग हर पेपर में, हर एग्ज़ाम में कंप्यूटर आना ज़रूरी हो गया है। हर पेपर में आता है 5 to 10 मार्क्स का लगभग। तो अब कंप्यूटर पढ़ना सबके लिए एसेंशियल हो गया है। कंप्यूटर के कुछ टॉपिक्स हमें पढ़ने ही पड़ेंगे जनरल से। तो आज हम ये जनरल क्वेश्चंस उठाकर लाए हैं जो कंप्यूटर के किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर बेस्ड नहीं है। सब मिक्स जो जनरल से टॉपिक्स हैं कहीं से भी आ जाते हैं, लेकिन तो उन टॉपिक्स के ऊपर आज हमने ये क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। इसमें जो बीच बीच में पॉइंट्स आते जाएंगे, जो क्वेश्चंस आते जाएंगे, जो टॉपिक्स आते जाएंगे, उन टॉपिक्स को हम साथ के साथ थोड़ी सी डिटेलिंग स्टडी भी करते हुए चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है वेरियस काइंड्स ऑफ ईमेल्स, थ्रेट मेल्स कंटेनिंग रेसिस्ट सेक्सुअल कंटेंट आर एग्जांपल ऑफ। ये किस चीज़ का एग्जांपल है? तो स्पैम क्या होता है? स्पैम कोई भी बल्क में जब भी अनवांटेड और अनडिजायर्ड मैसेजेस किसी को भेजे जाते हैं उन्हें कहा जाता है स्पैम। इंफॉर्मेशन लीकेज, कोई भी इंफॉर्मेशन लीक करना, इंटरसेप्शन एंड टेम्परिंग, किसी की इंफॉर्मेशन के साथ किसी भी चीज़ के साथ कोई छेड़छाड़ करना, उसमें कुछ गड़बड़ करना। फिर बात आती है ऑफेंसिव कंटेंट्स। क्या होता है ऑफेंसिव कंटेंट्स? कोई भी अपमानजनक कोई भी चीज़ें, कोई भी वीडियोस, मेल्स, मैसेजेस वगैरह, वो ऑफेंसिव कंटेंट के अंतर्गत आते हैं। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ऑफेंसिव कंटेंट्स। तो हम आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। हु अमंग्स द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग। किसे मॉडर्न कंप्यूटिंग का पिता कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि चार्ल्स बेबेज ने ही इन्वेंशन की थी एनालिटिकल इंजन की, इसलिए उन्हीं को पिता कहा जाता है मॉडर्न कंप्यूटिंग का। आगे बढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क। इनमें से कौन सा एक नेटवर्क नहीं है? ये पता लगाने से पहले हम कुछ डिटेल्स बातें जान लेते हैं नेटवर्क के बारे में। अभी हम पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। कंप्यूटर में जब हम कंप्यूटर्स को दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो उनको हम उनका एक जो सिस्टम बन जाता है, उसे ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स को हम एक नेटवर्क कहते हैं। तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स का डिफाइंड है। तो टाइप्स ऑफ जो जनरल टाइप्स ऑफ नेटवर्क है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं इनके ऊपर। तो 3 बेसिक टाइप्स हैं, लैन, मैन और वैन। तो लैन क्या होता है? लैन को हम लोकल एरिया नेटवर्क, इसकी फुल फॉर्म होती है। जब भी हम किसी एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में या फिर किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में या फिर एक रूम में ही कई सारे कंप्यूटर्स को हम एक छोटे से एरिया में, ज़्यादा से ज़्यादा एक इंस्टीट्यूशन हो जाता है, एक यूनिवर्सिटी हो जाती है, एक कॉलेज हो जाता है, या फिर कोई एक हॉस्पिटल वगैरह, ऐसे कोई, उसके अंदर हम अलग अलग सिस्टम्स को आपस में इंटरकनेक्ट कर देते हैं, डाटा को, फाइल्स को आपस में शेयर कराने के लिए। तो हम उसे कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, लैन। फिर बता जाती है मैन की। मैन की फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसको मैं थोड़ा सा और एलेबोरेट कर देता हूँ। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मतलब कि जब हम कई सारे लैन्स को, कई सारे लोकल एरिया नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, जैसे एक इंस्टीट्यूशन को हमने दूसरे इंस्टीट्यूशन से भी कनेक्ट कर दिया, या फिर हम इसको लोकली में कह सकते हैं कि एक सिटी के अंदर जो एक पूरा एरिया कवर होता है, उसके अंदर जो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, उसे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहा जाता है, मैन कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन बहुत बार ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि किसी सिटी के अंदर जो नेटवर्क बना हुआ होता है या फिर किसी सिटीज़ के अंदर, तो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या फिर मैन कहा जाता है। फिर हम वैन, वैन की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। जब हम बहुत सारे लैन्स को, मैन्स को आपस में इंटरकनेक्ट कर देते हैं तो बहुत बड़े एरिया में, कई सारी सिटीज़ में, इवन पूरे के पूरे कंट्री को भी ये कवर कर सकता है, पूरे कॉन्टिनेंट को भी कवर कर सकता है, या फिर इवन पूरे के पूरे वर्ल्ड को भी ये कवर कर सकता है, तो उसे हम कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि वैन। तो पूरे कंट्री के ऊपर अंदर कौन सा फैला हुआ होता है? वो वैन होता है। इसका एक एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं? हमारा जो इंटरनेट है, वर्ल्ड वाइड वेब, वो एक वैन का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसने बहुत सारे कंटिनेंट्स को, पूरे लगभग पूरे वर्ल्ड को कवर किया हुआ है, इसलिए ये वैन है।
तो जैसा कि हमने पढ़ ही लिया है नेटवर्क्स के बारे में, तो लोकल एरिया नेटवर्क एक नेटवर्क होता है, वाइड एरिया नेटवर्क भी एक नेटवर्क टाइप ऑफ नेटवर्क होता है। ऑप्टिकल फाइबर कोई नेटवर्क की टाइप नहीं होती है, तो इसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्टिकल फाइबर। अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। अ नेटवर्क दैट स्प्रेड ओवर सिटीज़, एक सिटी में जो स्प्रेड फैला हुआ होता है वो नेटवर्क क्या कहलाता है? तो जैसा कि हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने नेटवर्क्स के बारे में, तो मैन जो है वो एक सिटी में फैला हुआ होता है, स्प्रेड होता है, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। वन ऑफ द ओल्डेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस वॉज, तो सबसे पुराना कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा था? तो अबेकस जो था वही सबसे फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था, तो इसका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, अबेकस। अब सिक्स्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन से पहले हम कंप्यूटर की जनरेशंस के बारे में कुछ डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। कंप्यूटर की जनरेशन्स जो अलग अलग टाइम पे जैसे कंप्यूटर्स मॉडिफाई होते हुए हैं, स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर इन्वेंट हुआ था उसके बाद से लेकर आज तक में उसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत सारी मॉडिफिकेशंस आई हैं। तो उन सारी मॉडिफिकेशंस को हमने जनरेशन्स में डिवाइड किया है। जैसे हमने अपने इंटरनेट को भी आजकल आप सभी सुनते होंगे 4G आ गया है, फ्यूचर में 5G आएगा, उससे पहले 3G था, क्योंकि ये क्या है, जैसे जो हमारा नेटवर्क होता था उसकी अलग अलग जनरेशन्स हैं। ऐसे ही हमारे कंप्यूटर के अंदर जो अलग अलग डेवलपमेंट्स आई हैं उनको भी हमने अलग अलग जनरेशन्स में डिवाइड किया हुआ है। तो उसकी हमारे पास 5 जनरेशन्स हैं। फर्स्ट जनरेशन से लेकर के 5th जनरेशन तक 5 जनरेशन हैं, और इन जनरेशन्स के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है किसी भी एग्जाम में। इवन कांस्टेबल के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ था इन जनरेशन्स के ऊपर, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम। तो हम ये जनरेशन्स का भी थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं फर्स्ट जनरेशन के बारे में कि फर्स्ट जनरेशन में क्या था। तो फर्स्ट जनरेशन में जो सबसे स्टार्टिंग वाले पहले कंप्यूटर्स थे वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में थे। इनके ईयर याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईयर्स पहली बात तो कोई फिक्स नहीं है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग जगहों पर आप रिसर्च करोगे तो उनके ईयर्स अलग अलग मेंशन मिलेंगे, तो उनके ऊपर ईयर्स के ऊपर क्वेश्चन नहीं आता है। हमें सिर्फ उनकी ये जानना है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंदर क्या क्या फीचर्स होती थी। थोड़ी थोड़ी बेसिक बातें हम जान लेते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में वहाँ पर वैक्यूम ट्यूब्स होती थी। वैक्यूम ट्यूब्स उस टाइम पर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जो डेवलप हो रखे थे उस टाइम पे वैक्यूम ट्यूब्स ही अवेलेबल होती थी, और उन्हीं ट्यूब्स को आपस में कनेक्ट करके उन्हीं से डेवलप कर करके हमने कंप्यूटर को बनाया हुआ था उस टाइम पे। और उसका साइज इतना बड़ा होता था कि पूरी पूरी रूम को, पूरी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को ये कवर कर लेता था एक कंप्यूटर। तो ये फीचर्स थे, मतलब कि इसमें फीचर ये भी आ गई है कि लार्ज साइज बहुत ही ज़्यादा लार्ज था, और बहुत ही ज़्यादा हीट भी ये प्रोड्यूस करते थे। ये थी फर्स्ट जनरेशन की बेसिक सी बातें। ये तो ट्यूब्स यूज आती थी डाटा को प्रोसेस करने के लिए, मतलब कि कोई भी कैलकुलेशन करनी है, कोई भी चीज़ें करनी है, उसके लिए वैक्यूम ट्यूब्स का यूज होता था। फिर बात आती है कि डाटा को जो स्टोर किया जाता था, स्टोरेज जो होती थी, स्टोरेज के लिए किस चीज़ का यूज किया जाता था? तो स्टोरेज के लिए उस टाइम पर मैग्नेटिक ड्राइव्स बनाए हुए थे। मैग्नेटिक ड्राइव्स के अंदर हम स्टोरेज यूज करते थे, स्टोरेज अलग अलग चीज़ों को स्टोर करते थे, डाटा को स्टोर करते थे। फिर आते हैं हम सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स के ऊपर। तो सेकंड जनरेशन में क्या था, अब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आया, नई नई चीज़ें डेवलप हुई। तो सेकंड जनरेशन में हमारे पास ट्रांजिस्टर्स बन गए थे। अब सेकंड जनरेशन में मतलब कि प्रोसेसिंग के लिए, कैलकुलेशंस के लिए हम ट्रांजिस्टर्स हमने डेवलप कर ली थी, ट्रांजिस्टर्स को यूज़ करने लगे थे। अब ट्रांजिस्टर्स ही मेन, इसकी वजह से क्या फ़ायदा हुआ कि जो कंप्यूटर का बहुत ही बड़ा साइज होता था, पूरे रूम को कवर कर लेता था, वो साइज थोड़ा सा काफ़ी हद तक कम हो गया। एक थोड़े से एरिया में ही वो कंप्यूटर कवर हो जाता था। सपोज एक रूम में, जब पहले एक पूरी बिल्डिंग कवर कर रहा था, वो एक रूम में कंप्यूटर एक आ जाता था। तो ये फ़ायदा हुआ सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में। फिर बात आ गई कि यहाँ पर स्टोरेज के लिए हम क्या क्या डिवाइसेस यूज़ करते थे। तो स्टोरेज के लिए अब हमारे पास मैग्नेटिक टेप्स आ गई थी। मैग्नेटिक टेप्स ये कुछ वैसी ही टेक्नोलॉजी थी जैसे हम थोड़े दिन पहले तक कैसेट्स यूज़ करते थे ना गाने, सॉन्ग सुनने के लिए, वो मैग्नेटिक टेप ही होती थी। तो वैसे ही मैग्नेटिक टेप्स
सेकंड जनरेशन में आ गई थी। ठीक है, तो ये थी सेकंड जनरेशन की। अब फिर हम आगे बढ़ गए थर्ड जनरेशन की तरफ। अब ये तो हमने देखा ही होगा कि जितना भी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं साइज जो है वो घटता जा रहा है, वही सारी फीचर्स हम छोटे छोटे साइज में थोड़ी थोड़ी जगह में कवर करते हुए जा रहे हैं। तो अब हमारे पास वही ट्रांजिस्टर्स को हमने क्या किया, बहुत ही छोटे छोटे साइज का बना दिया और एक छोटी सी चिप के ऊपर हमने उसको लगा दिया। इन चिप्स को बोला गया आईसीज। फुल फॉर्म इसकी होती है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो थे वो आ गए थे थर्ड जनरेशन में। तो थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए थे, मतलब कि प्रोसेसिंग के लिए हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते थे। मतलब कि जो चीज़ें पहले पूरे रूम में ट्रांजिस्टर्स लगे हुए होते थे, अब वो सारे एक छोटी सी चिप के ऊपर आ जाते थे। तो ये सारी होती। अब धीरे धीरे हमारे पास स्टोरेज के लिए डिस्क वगैरह, जो हार्ड डिस्क वगैरह, ये भी डेवलप होने लगी थी। फ्लॉपी डिस्क वगैरह ये भी डेवलप होने स्टार्ट हो गई थी। ये सब इस थर्ड जनरेशन में आने लगी थी यहाँ पर स्टोरेज के लिए। तो ये था बेसिक आइडिया थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स का। फिर फोर्थ जनरेशन में हम आ जाते हैं। फोर्थ जनरेशन में अब ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स और भी ज़्यादा मॉडिफाई हो गए थे और भी छोटे साइज में हो गए थे। माइक्रो प्रोसेसर्स, अब माइक्रो प्रोसेसर्स डेवलप होने स्टार्ट हो गए थे फोर्थ जनरेशन में। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पर एक और नई फीचर डेवलप होने लगी थी जिसको हम आज की डेट में यूज़ करते हैं। यहाँ पर GUI की डेवलपमेंट होने लगी थी। बहुत से बच्चे इस चीज़ को देख के कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये GUI क्या होता है। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म होती है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि GUI की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म होती है। और एक्चुअल में क्या है, जो विंडोज़ या फिर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम पहले कंप्यूटर्स को ऑपरेट किया जाता था, उनको सिर्फ और सिर्फ कमांड्स के थ्रू ऑपरेट किया जाता था। उनको हमें लिख के कमांड्स डालनी पड़ती थी, उसी के अकॉर्डिंगली वो कैलकुलेशन करता था। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर और फोर्थ जनरेशन आने के बाद ही हमें स्क्रीन के ऊपर दिखाई देने लगा था, स्क्रीन वगैरह डेवलप होने लगी थी। इन्हीं को कहा जाता है जो चीज़ें स्क्रीन पर दिखाई जाती हैं और हम देख के उन चीज़ों को प्रोसेस कर सकते हैं, उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, तो उसे कहा जाता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जो भी हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ या एंड्रॉयड में अपने फ़ोन के ऊपर टच स्क्रीन से जो टच करते हैं, टच वाली बात नहीं कह रहा मैं, जो दिखाई देता है हमें और उस दिखाने के अकॉर्डिंगली वो हम जो उसको कमांड देते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो रिस्पॉन्ड करता है, तो वो चीज़ें आ जाती हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को। मतलब कि हमें उसको कमांड देने की, लिख के देने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम डायरेक्टली देख के भी उन चीज़ों को हम ऑपरेट कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें आने लगी थी फोर्थ जनरेशन में। तो ऐसे देख रहे हैं हम धीरे धीरे ये चीज़ें डेवलप हो रही थी, होती जा रही थी। लगभग कंप्यूटर काफ़ी हद तक डेवलप हो गए थे फोर्थ जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन लगभग जो फीचर्स हम आज यूज़ करते हैं वो लगभग 70 to 80% फीचर्स वो सारी फोर्थ जनरेशन में डेवलप हो गई थी। अभी जो जनरेशन चल रही है वो हमारी चल रही है फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन में पहली तो बात आ जाती है प्रोसेसिंग की या कैलकुलेशन के लिए क्या चीज़ें डेवलप हो गई हैं। तो उसके लिए ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मतलब कि इतने ज़्यादा हाई स्पीड के और इतने ज़्यादा कैपेबिलिटी वाले प्रोसेसर्स आ गए हैं कि एक ही चिप के ऊपर कई सारे माइक्रो प्रोसेसर्स आ जाते हैं। तो उसको हम ULSI बोलते हैं, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। और फिर इसमें और इम्पोर्टेंट, इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एडवांटेज क्या आ गई है, अब हमारे पास फिफ्थ जनरेशन में डेवलप हो रही है AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, जो हम ह्यूमन बीइंग्स में कैपेबिलिटीज़ हो गई है ना, होती हैं, वो सारी कैपेबिलिटीज़ अब धीरे धीरे हम अपने कंप्यूटर्स में भी डाल रहे हैं। मतलब कि अब इससे पहले तक कंप्यूटर्स क्या होता था, जो कमांड दी है, जो कमांड उसके अंदर फीड हुई है, वो उसी के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करता था और कोई नई चीज़ वो अपने आप से नहीं सीख सकता था। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम वही सब चीज़ें डेवलप कर रहे हैं। जैसे आजकल आप लोग गूगल पे ओके गूगल करके उसको कमांड देते हो, वॉइस कमांड देते हो, वो उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करता है। तो ये क्या है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जो नई फीचर्स डेवलप हुई हैं आजकल स्मार्टफोन्स में, जो फीचर्स आती हैं, तो हमने बहुत बार ऐड भी देखा हुआ, टीवी में भी ऐड आता है। दिलजीत दोसांझ का एक सॉन्ग भी है, उस सॉन्ग में है जो एलेक्सा को बोल करके एक सॉन्ग चलाता है,
तो ऐसे ही बहुत सारे फीचर्स, बहुत सी स्मार्ट काम आजकल वॉइस कमांड पर हो गए हैं। जैसे आपने बहुत बार ऐड में देखा होगा, वो वॉइस कमांड से ही लाइट्स को स्विच ऑफ कर देता है, स्विच ऑन कर देता है, अपने पसंद के सॉन्ग्स चला लेता है, और भी सारे काम्स होते हैं। तो वो सारी चीज़ें, रिमाइंडर्स भी ऐड हो जाते हैं। तो ये सारी फीचर्स जो हैं वो क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है। मतलब कि जो ह्यूमन बींग्स में फीचर्स होती हैं वो सारी फीचर्स अब हमने कंप्यूटर्स में भी डालनी स्टार्ट कर दी हैं। स्मार्ट कंप्यूटर्स, मतलब कंप्यूटर्स भी ह्यूमन बींग्स की तरह स्मार्ट होने लगे हैं। ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आती हैं। तो ये सारी फीचर्स अब 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स में डेवलप हो गई हैं। तो जैसे कि हमने जनरेशन्स के बारे में पढ़ लिया है, तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स है। तो पहले जनरेशन में क्या था, तो वैक्यूम ट्यूब्स एंड मैग्नेटिक ड्रम। अभी हमने पढ़ा वैक्यूम ट्यूब्स और मैग्नेटिक ड्रम्स ही होते थे फर्स्ट जनरेशन में। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं 7th क्वेश्चन पे। इन MICR, C स्टैंड्स फॉर, तो ये एब्रीवेशन वाला क्वेश्चन है। तो इससे पहले हम एब्रीवेशंस के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ एब्रीवेशंस को स्टडी कर लेते हैं। कुछ साथ के साथ हम एब्रीवेशंस भी पढ़ लेते हैं कि जो एब्रीवेशंस इंपॉर्टेंट है। एब्रीवेशंस तो कंप्यूटर में बहुत सारी हैं, लेकिन सिर्फ वही अभी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, जनरली एग्ज़ाम्स में आती हैं, जो HSSC के एग्ज़ाम्स हैं या फिर SSC के एग्ज़ाम्स हैं, जो इस टाइप के एग्ज़ाम्स हैं। कंप्यूटर रिलेटेड एग्ज़ाम्स में जो कंप्यूटर सब्जेक्ट है जिनके पास, उनके लिए तो बहुत ही डिटेल स्टडी करनी पड़ती है कंप्यूटर्स को। लेकिन जिनका कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं है लेकिन एग्ज़ाम्स में उनके कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको जनरल सी चीज़ें पढ़नी हैं, तो वो सब एब्रीवेशंस हम पढ़ लेते हैं। अभी इस क्वेश्चन में हमने पढ़ा ही MICR। तो MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये भी मैं बता देता हूँ, बहुत बार रिकॉग्निशन वर्ड भी आता है और बहुत बार यहाँ पर और भी कई एब्रीवेशंस में रिकॉग्निशन की जगह रीडर भी मिल सकता है। तो रिकॉग्निशन मिले तो सबसे बेस्ट है, रिकॉग्निशन की जगह अगर ऑप्शन में रीडर मिल जाए, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, तो वो भी ठीक है। दोनों पहली बात तो मिलेंगे नहीं, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में अगर दोनों मिल जाएं तो रिकॉग्निशन टिक करना है। तो MICR, ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होती क्या है, तो बहुत से बच्चों ने, सभी ने देखा हुआ, चेक जो होता है, बैंक का जो चेक होता है, चेक के नीचे जो लिखा हुआ होता है, अजीब सी राइटिंग में थोड़ा होता है, लेकिन होते तो नंबर्स ही हैं, लेकिन अजीब सी उसमें जो लिखा होता है वो यही कोडिंग होती है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। चेक्स वगैरह को, इन सब चीज़ों को कोई DD बनवाता है तो उनमें भी जो नीचे जो ये लिखी हुई होती है, ये MICR लैंग्वेज होती है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन वाली वो होती है। ये जो स्पेशल टाइप की मशीन से, इक्विपमेंट से, कंप्यूटर्स है, वही इनको रीड कर सकते हैं। डायरेक्टली वो उनको रीड नहीं किया जा सकता, ना ही इनको इजीली कॉपी किया जा सकता है। तो ये होती है MICR। उसी के साथ एक आ जाता है OCR, जिसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। वही रिकॉग्निशन भी हो सकता है, रीडर भी हो सकता है, सेम ही बात है। तो OCR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। और एक से बहुत से बच्चे आप सब लोग जानते भी होंगे, OMR सीट। HSSC के एग्जाम्स जो ज़्यादा, जितने भी ऑफलाइन एग्जाम्स होते हैं उसमें OMR सीट ही होती है। तो ये होती है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन भी आ सकता है, रीडर भी आ सकता है। तो ये होती है OMR। अब आगे पढ़ लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फाइल से रिलेटेड या फिर डाटा ट्रांसफ़र से रिलेटेड नेटवर्क की जो कुछ एब्रीवेशंस हैं जो जनरल सी इम्पोर्टेंट हैं। एक है FTP, फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़फुल होती है ये, और ये होती है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एक्चुअल में क्या है, ये प्रोटोकॉल का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर रूल्स या नियम। तो फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए जो नियम बने हुए हैं, जो प्रोटोकॉल बने हुए हैं, वो FTP में आते हैं, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऐसे ही ईमेल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए कौन सा होता है, तो वो होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। उसके अलावा एक होता है HTTP। आपने बहुत सौ ने देखा भी होगा, जब भी कोई वेबसाइट, हम वेबसाइट को एंटर करते हैं, सर्च करते हैं, तो हम डायरेक्टली वेबसाइट का नाम लिख देते हैं, लेकिन जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं अपने आप ऑटोमेटिकली उसके आगे HTTP या HTTPS लगा हुआ आ जाता है। तो ये HTTP क्या है, कोई भी वेबसाइट ब्राउज करने के लिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, उसके लिए ये यूज़ होता है।
आजकल इसका नया वर्जन आने लगा है HTTPS। तो एक है HTML। वेब ब्राउजर्स या वेब पेजेस बनाने के लिए, वेब ब्राउजर्स में जो वेब पेजेस हम देखते हैं, जो भी वेबसाइट्स हम देखते हैं, उनको बनाने के लिए एक लैंग्वेज यूज होती है HTML। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसी से मिलते जुलते दो और हैं, एक है XML, ये हो जाएगा एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। और एक है XHTML। HTML का ही एडवांस्ड वर्जन है XHTML। तो इसका एडवांस वर्जन को हम कह देते हैं एक्सटेंडेड हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये है कुछ लैंग्वेज से रिलेटेड। फिर एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन बनता है कंप्यूटर के ऊपर। क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है कि कंप्यूटर के अंदर सीयू की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल यूनिट, एक होती है ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से जो कैलकुलेशंस या अरिथमेटिक कैलकुलेशंस होती है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये सब काम कहाँ पर होते हैं, तो वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में होते हैं, ALU में होते हैं। ठीक है, अरिथमेटिक से याद कर लो, कोई भी कैलकुलेशन जो होगी वो अरिथमेटिक नंबर से अरिथमेटिक होगी, तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर ये होता है। फिर बात आती है CPU की फुल फॉर्म सभी बच्चों को पता होगी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जहाँ पर प्रोसेसिंग का काम होता है वो CPU कहलाती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहलाती है। अब आगे कुछ हम पढ़ लेते हैं। स्क्रीन जो दिखाई देती है हमें, जो स्क्रीन हमें दिखाई देती है, तो उसके लिए उनके लिए भी कुछ एब्रिविएशंस हैं जो सबको पता होनी चाहिए। पुराने ज़माने में पहले के कंप्यूटर्स में CRT यूज़ होती थी, तो इसकी फुल फॉर्म होती थी कैथोड रे ट्यूब। उसके बाद फ्लैट स्क्रीन्स आई। फ्लैट स्क्रीन में पहले आई थी LCD, तो LCD की फुल फॉर्म होती थी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और आज की डेट में बहुत ही कम एनर्जी कंजप्शन वाली और बहुत ही अच्छी विजिबिलिटी वाली स्क्रीन्स जो आ गई हैं वो आ गई हैं LED, और इसकी फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड। फिर अब मेमोरी के ऊपर कुछ एब्रिविएशंस हैं, और मेमोरी के साथ साथ मैं उनकी एक ऑर्डरिंग भी बताऊंगा कि कौन सी छोटी होती है, कौन सी बड़ी होती है। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बहुत बार आता है। इवन अभी RRB NTPC के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। KB जो मेमोरी यूनिट होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है किलोबाइट। KB से छोटी होती है बाइट, उससे भी छोटी होती है, उतनी डिटेल में हमें जाना भी नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज़्यादा जरूरी है। तो KB से बड़ी होती है MB, मेगाबाइट। MB से बड़ी होती है GB, गीगाबाइट। GB तो बहुत बार सुना होगा, मेरे फ़ोन में इतने GB मेमोरी है, 16 GB, 128 GB, ये सब चीज़ें। तो ये GB वही होता है कि उसके अंदर कितना डाटा स्टोर हो सकता है। तो ज़्यादातर गीगाबाइट जो जनरल से आजकल के फॉर्म्स में आती है वो गीगाबाइट में GB होती है। GB से बड़ी होती है TB, टेराबाइट। ये वो बीमारी वाली TB मत समझ लेना, ये मेमोरी की यूनिट है TB। TB से बड़ी यूनिट जो होती है, TB से बड़ी आ जाती है PB। और मैं ये भी बता देता हूँ कि अभी क्वेश्चन क्या आया हुआ था RRB NTPC में। RRB NTPC में क्वेश्चन आया हुआ था, वहाँ पर दिया हुआ था MB, KB, PB एंड TB। और क्वेश्चन ये था कि इनमें से सबसे बड़ी, सबसे लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट कौन सी है। तो जिसको ये सीक्वेंस पता होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, नहीं तो मोस्टली बच्चा होगा या तो GB के बारे में पता, सॉरी यहाँ KB नहीं, MB नहीं था, GB था।
तो मोस्टली बच्चों को या तो जीबी के बारे में पता होगा, किसी किसी को पता होगा तो टीबी टेराबाइट के बारे में पता होगा, बहुत से बच्चों को पेटाबाइट के बारे में तो पता ही नहीं था। तो टीबी से भी बड़ी जो यूनिट होती है वो पेटाबाइट होती है। पेटाबाइट से बड़ी भी यूनिट होती है, क्योंकि आजकल हमें पता है कि हमारी जो स्टोरेज है, हमारा डाटा जो है वो इतना बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ता जा रहा है कि हमें बहुत ही ज़्यादा डाटा स्टोर करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए जितनी ज़्यादा बड़ी स्टोरेज बढ़ती जाएगी उतनी बड़ी बड़ी यूनिट्स बनती जाएंगी। तो पेटाबाइट से बड़ी यूनिट होती है ईबी एक्साबाइट। अभी क्वेश्चन पीबी तक पहुंचे हैं क्वेश्चन वाले, आरआरबी एनटीपीसी वाले, आगे तो अभी कई फेज चलने हैं, अभी तो और आगे भी जा सकते हो। तो पीबी से बड़ी यूनिट होती है एक्साबाइट, एक्साबाइट से बड़ी यूनिट होती है जेडबी जेटाबाइट, और जेटाबाइट से भी बड़ी यूनिट जो होती है वाईबी योटोबाइट। ये मेमोरी की यूनिट्स होती हैं। अब इसमें साथ के साथ मैं ये भी बता देता हूं कि इन यूनिट्स में कन्वर्जन कैसे होता है कि ये कितनी यूनिट्स मिलके ये बनाएंगी, ये यूनिट्स कितनी मिलके ये बनाएंगी। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जब 1024 KB मिल जाएंगी तो वो बना देंगी 1 मेगाबाइट। ऐसे ही 1024 मेगाबाइट जब मिल जाएंगी तो वो बना देंगी 1 गीगाबाइट। ऐसे ही ये 1024 1024 1024 का सीक्वेंस चलता जाएगा, हर 1024 उससे अगले वाली बड़ी यूनिट बना देगी। तो ये होती है हमारी कुछ एब्रीवेशंस। तो हमने एब्रीवेशंस पढ़ी ली है। तो MICR की फुल फॉर्म थी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो यहाँ पर सी की फुल फॉर्म हुई कैरेक्टर, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ आज हम 3 क्वेश्चंस करेंगे, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है। तो हम बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।